हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.3। क्वेश्चन हमें दिया है चेक डेट द रेशो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। तो हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि ये जो रेशो हमें दिया है ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। फिर बोला है हमें क्वेश्चन में लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। हमें बोला है कि फिजिकल कांस्टेंट्स की जो टेबल है उसका यूज़ करके हमें इस रेशो की वैल्यू डिटरमाइन करना है। और फिर हमसे बोला है व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई। हमें पूछा है कि ये रेशो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये हमारा जो रेशो है ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो इस रेशो में हमारे पास जो के है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी। तो हम इनके डायमेंशन निकाल सकते हैं। के का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ और हम जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले हम के का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले के का डायमेंशन ऑफ के हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है तो हम इसका डायमेंशन ले सकते हैं बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ है हमारा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास के आ जाएगा के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। अब हमारे पास जो डायमेंशन होता है फोर्स का डायमेंशन होता है ML T-2 और हमारे पास R है, R डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस के लिए हम लेते हैं L, तो L का हम ले लेते हैं स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास L स्क्वायर। अब नीचे आ रहा है हमारे पास चार्ज का डायमेंशन होता है 80 तो हम ले लेते हैं 80 और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 80। अब हम इसे सॉल्व कर लें तो ये आएगा हमारे पास k इज इक्वल टू m L और L स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका L क्यूब ML3। अब यहाँ पर t की पावर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी 1 है और ऊपर है -2। अगर ये वाला 1 ऊपर ले लेंगे तो -3 हो जाएगा और ये वाला भी 1 हम ऊपर ले लेंगे तो -4 हो जाएगा। तो t की पावर यहाँ से हो जाएगी -4। यहाँ पर हमारा a इंटू ए मतलब a स्क्वायर बन जाएगा और a स्क्वायर को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर -2। तो हमारे पास k का डायमेंशन आ जाता है ML3 t टू द पावर -4 और a टू द पावर -2। तो हमारे पास k का डायमेंशन आ चुका है। अब हम निकाल लेते हैं g का डायमेंशन। g हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो इसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ g। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि होता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब हम जी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। इसमें हम डायमेंशन पुट करते हैं f का, r का और m1 और m2 का तो ये हो जाएगा f के लिए डायमेंशन होता है ML T-2 और r हमारा डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस का हम ले लेते हैं स्क्वायर। अब नीचे आ जाएगा हमारे पास दोनों मासेस हैं तो मास के लिए हम लेते हैं m और इनटू में एक और m आ जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनने वाला है और इस m से हम इस m को कैंसिल कर दें तो इसे सॉल्व करने पर g का डायमेंशन हमें मिलता है। m को अगर हम ऊपर ले लें तो ये हो जाएगा m-1 और यहाँ से L क्यूब हो जाएगा L क्यूब और t टू द पावर -2। ये हमारे पास डायमेंशन आता है g का m की पावर -1 L क्यूब और t की पावर -2। अब हमारे पास दोनों के डायमेंशन आ चुके हैं। k का डायमेंशन हमारे पास आ चुका है, k का डायमेंशन आ चुका है, g का डायमेंशन आ चुका है। e हमारा चार्ज होता है और चार्ज का डायमेंशन हम लेते हैं 80 तो हम चार्ज का डायमेंशन डायरेक्ट रख देंगे 80। मास के लिए हम डायरेक्ट m रख सकते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा रेशो डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो हमारे पास जो रेशो है उस रेशो को हम ले लेते हैं डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर जी एम ई इंटू एम पी। तो अब हम इसमें सारे डायमेंशन पुट कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये डायमेंशन लेस है। के का डायमेंशन हमने निकाल लिया है, के का डायमेंशन है हमारे पास, के का डायमेंशन है हमारे पास m L क्यूब t की पावर -4 और a की पावर -2। तो हम इसमें रख देते हैं m L क्यूब t टू द पावर -4 a टू द पावर -2। तो ये तो हो गया हमारा k का डायमेंशन। अब चार्ज जो हमारा e होता है तो e का डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ e, इसे हम लेते हैं 80 क्योंकि चार्ज है हमारा और चार्ज का डायमेंशन होता है एम्पेयर इंटू टाइम। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर a t का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास g का डायमेंशन ये रहा हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास m टू द पावर -1 L क्यूब t टू द पावर -2। और अब हमारे पास दो आ रहे हैं मासेस तो मासेस के लिए हम ले लेते हैं m और इनटू में एक और m
तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हमारा जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब ये पूरी जो रेशो बन रहा है ये हमारा पूरा डायमेंशन लेस हो जाएगा। किस तरह से होगा हम थोड़ा सा देखें। इसे m से m कैंसिल कर सकते हैं हम, और यहाँ पर l क्यूब से l क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो a स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर a की पावर -2 है तो इस a की पावर -2 से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर बन रहा है t की पावर -2, और यहाँ पर है हमारे पास t की पावर 2। तो यदि हम इस t की पावर -2 को ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 4, और ये t की पावर +4 बनेगा, और ये t की पावर -4, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास m टू द पावर -1 और m, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो ये रेशो बना है ये बनेगा m0, l0 और t0। मतलब ये जो रेशो है बिल्कुल ये डायमेंशन लेस है, तो हम लिख सकते हैं यस गिवन रेशो इज डायमेंशन लेस। अब हमसे इस रेशो की वैल्यू पूछी है, तो इस रेशो की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास k की वैल्यू है, हमारे पास e की भी वैल्यू है, g की भी वैल्यू है, me जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये mp है जो कि मास ऑफ प्रोटॉन है। तो हम इस रेशो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे इस रेशो की वैल्यू भी पूछी है, तो हम ले लेते हैं। हमारे पास k की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये होता है हमारा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। ये हमारी होती है k की वैल्यू, और g की वैल्यू होती है जो कि हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। और जो हमारा e है यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी हम बोल सकते हैं, तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं हमारे उस रेशो में जो हमें दिया था। रेशो हमारे पास है ke²/g me × mp। इसमें सारी वैल्यूज़ रख दें और फिर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k की वैल्यू हम लिख देते हैं 9 × 10⁻9। e की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो e है हमारे पास 1.6 × 10⁻19 कूलम का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास g है 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास 1.67 × 10⁻27। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं पूरे को, तो ये हमारे पास वैल्यू निकलती है 2.27 × 10⁻39। अब यहाँ पर इस रेशो की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ये रेशो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस रेशो को, ये जो रेशो आया है ये कैसे आया है, तो ये आया है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड करके। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा होता है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और एक प्रोटॉन ले रहे हैं और उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा हमारा ke²/r², और नीचे आ जाएगा हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनके बीच में, तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा GME/r²। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रेशो आ जाएगा ke²GME/mp। मीन्स हमारा जो ये रेशो हमें दिया है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन रेशो, हमने देख लिया यहाँ पर, तो लिख सकते हैं हियर देयरफॉर द गिवन रेशो रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किस के बीच में लग रहा है। ये एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच हमारा जो है इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है। तो हम लिख सकते हैं कि जो रेशो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो रेशो आया है हमारा सॉल्व होकर के
एफ ई बाई एफ जी का जो रेशो है ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है 2.27 इंटू 10⁻39। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो कितना स्ट्रॉन्गर होता है, 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।